Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain chapter 3rd in history, which is the Sultans of Delhi. Okay, let's start from introduction. Muhammad Ghori, the ruler of Gaur kingdom, wanted to extend his territory right up to North India. In his quest to conquer North India, he came into conflict with Prithviraj Chauhan. In 1191, Prithviraj Chauhan defeated Gauri in the first battle of Tarain. So स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी जो कि गौर किंगडम का रूलर था, वो अपनी टेरिटरी को नॉर्थ इंडिया तक एक्सटेंड करना चाहता था और इसी तलाश में जब वो नॉर्थ इंडिया में आया तो उसे किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान के साथ। उनका फर्स्ट बैटल हुआ 1191 में, जिसे बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान इस वॉर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। सेकेंड वॉर जो हुआ था in 1192 in the second battle of Tarain, Gauri attained an absolute victory over पृथ्वीराज चौहान। सो 1192 में सेकेंड बैटल हुआ तराइन का, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से हरा दिया था और उसके ऊपर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली थी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ? The victory led to the foundation of Delhi Sultanate, which ruled the country from 1206 and 1526. So 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड है वो किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इसका फाउंडेशन किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी ने हरा दिया था तब उसके बाद दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन हुआ था। दिस पीरियड सॉ द रूल ऑफ 5 पावरफुल डायनेस्टी। इन जो ये टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक का, इसके बीच में हमें 5 पावरफुल डायनेस्टीज़ देखने को मिलती हैं। दे वर द स्लेव डायनेस्टी। उसमें सबसे पहले कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक। फिर नेक्स्ट है द खलजी डायनेस्टी, 1290 से लेकर 1320 तक का टाइम पीरियड। द तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक। द सईद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक। एंड द लोधीज डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी जो थी वो थी 1451 से लेकर 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर उसके बाद कौन आ गए थे? मुगल्स आ गए थे इंडिया में। सो दिस पीरियड पेव्ड द वे फॉर अ न्यू कल्चर amalgamation of the Hindu and Muslim culture. This led to the emergence of composite culture. जब मुस्लिम इंडिया में आए और हिंदुओं के साथ जब वो मिक्स हुए तो एक न्यू कल्चर, कंपोजिट कल्चर निकल के सामने आया, विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसने लाइफ के सभी आस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंग्वेज है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, फूड है, ड्रेस है, तो इसमें हमें मिक्सअप रूप देखने को मिलने लगा। क्लियर है? ओके। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1290 तक। व्हेन मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206, हिज मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द चीफ ऑफ हिज टेरिटरीज इन इंडिया। Aibak is considered to be the founder of Mamluk dynasty. The term Mamluk means slave or owned. Therefore, this dynasty is also known as slave dynasty. So, जब मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ हो गई तो उसके बाद उनका सक्सीडेड कौन हुआ? उनका सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने को ऐसा माना जाता है कि वो फाउंडर थे ममलूक डायनेस्टी के। ये ममलूक जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्लेव या फिर ओन, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ क्लियर? ओके। सो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इन्होंने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक। When Qutbuddin Aibak became the ruler, he realized that the new kingdom was vulnerable both to internal and external threats.
So he used matrimonial alliances to strengthen his position. जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बना तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसके आसपास जो न्यू किंगडम्स हैं वो उसको इंटरनल और एक्सटर्नली थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसने क्या करा, अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन देने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाने, मतलब वैवाहिक संबंध बनाने स्टार्ट किए, जिससे कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर सके, अपनी पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ही मैरिड द डॉटर ऑफ याल्दोज। उसने याल्दोज की डॉटर के साथ मैरिज करी, हु इज़ द गवर्नर ऑफ ईरान, एंड हैड हिज डॉटर मैरिड टू इल्तुतमिश, वन ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव एंड ऑल्सो द सक्सेसर टू हिज थ्रोन। और उसकी डॉटर ने इल्तुतमिश के साथ मैरिज करी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव था और ऐबक के बाद उसका होने वाला सक्सेसर भी था। ऐबक वॉज नोन फॉर हिज जनरोसिटी एंड काइंड हार्टेडनेस। ऐबक अपनी जनरोसिटी, उदारता और काइंड हार्टेडनेस के उससे जाना जाता था। सो ही वॉज गिवन द नेम लगबख्श। तो उसे क्या नेम दिया गया था? लगबख्श, गिवर ऑफ लेग्स। He built 2 mosques, the Quaid ul Islam in Delhi and 2.5 दिन का झोपड़ा in अजमेर। उसने इंडिया में 2 mosques establish किए। He even started the construction of कुतुब मीनार but could not complete it। उसने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग तो करी बट उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ऐबक did not add to the Turkish conquest in India and died in 1210 when he fell off a horse while playing polo। पोलो खेलते वक्त हॉर्स से गिर के उसकी डेथ हो गई 1210 में। ओके, नेक्स्ट सुल्तान इज स्लेव डायनेस्टी का सेकंड सुल्तान जो था वो था इल्तुतमिश। इसका टाइमिंग था 1210 से लेकर 1236। शामसुद्दीन इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ही इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। He shifted the seat of governance from Lahore to Delhi. Thus, Delhi came to occupy the premier position as the capital of Hindustan. So, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। उसने ही गवर्नेंस सीट जो होती है उसको लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया था और उसके बाद से दिल्ली जो थी वो हिंदुस्तान की क्या बन गई थी? कैपिटल। Iltutmish had to deal with many rebellions, but he was successful in defeating the rebels and executed most of them. इल्तुतमिश ने अपने टाइम में काफ़ी सारे रिबिलियंस, मतलब काफ़ी सारे विद्रोह फेस किए और उन सभी विद्रोह में उसने रिबिलियंस में उसने विक्ट्री गेन की, सक्सेसफुली उनको डिफीट किया और अपनी टेरिटरी जो थी वो उसको एक्सटेंड किया। ही कंसोलिडेटेड द दिल्ली सल्तनत बाय एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल अप to the Indus and the whole of Multan and Sindh. Toward the east, he extended his control over Lakhnauti, Bengal and Bihar. He brought under his control the Rajput territories of Bayan, Ajmer, Sambhar. Iltutmish created an entire new class of ruling elite which was called the Chalisa और द ग्रुप ऑफ 40। उसने एक न्यू एलीट क्लास, एलीट ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, इसी तरीके से उसने हाई पोजीशंस में जो लोग होते हैं वो 40 लोगों का ग्रुप बनाया जिसको क्या कहा जाता था उस टाइम पर? चालीसा, द ग्रुप ऑफ 40। द डेथ ऑफ इल्तुतमिश वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। इल्तुतमिश की डेथ के बाद इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, विच सॉ एक्यूट स्ट्रगल अमंग द नोबल्स, जिसके कारण हमें नोबल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिले। रजिया सुल्तान 1236 टू 1240। रजिया सुल्तान स्लेव डायनेस्टी की थर्ड सुल्तान थी। इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया टू सक्सीडेड हिम, और ये इल्तुतमिश की डॉटर थी और इल्तुतमिश ने ये नॉमिनेट किया था कि उसकी डेथ के बाद नेक्स्ट जो सुल्तान होंगी वो कौन होंगी? रजिया सुल्तान। बट ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन रखनुद्दीन फिरोज़। लेकिन जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो उसके बाद उनको सक्सीड किसने किया? रखनुद्दीन फिरोज़ ने। हिज इनकम्प्लीटेंस
and unpopularity gave his sister Rajia an opportunity to claim the throne. But Rajia did not enjoy the support of Turkish noble. Eventually, with her political skills, she won over majority of the opposing leaders. She was competent and brave ruler. सो रकनुद्दीन फ़िरोज़ जो थे उनके इनकम्प्लिटेंस, अयोग्य होने के कारण और अनपॉपुलैरिटी के कारण ये थ्रोन जो था वो किसे मिल गया? रजिया सुल्तान को. बट रजिया डिड नॉट एन्जॉय द सपोर्ट ऑफ टर्किश नोबल. बट रजिया को टर्किश नोबल्स का किसी भी तरह सपोर्ट नहीं मिला. इवेंचुअली विद हर पॉलिटिकल स्किल्स शी वन ओवर मेजॉरिटी ऑफ the opposition leaders. She was a competent and brave ruler. अपनी political skills के थ्रू उसने अपोजिशन के ऊपर विक्ट्री गेन की. उनके ऊपर उनके जो व्यूज़ थे उनको में अपने आप को प्रूव किया. शी वॉज अ कॉम्पिटेंट एंड ब्रेव रूलर. वो एक कॉम्पिटेंट और ब्रेव रूलर थी. रजिया पुट ऑन द ट्यूनिक एंड हेड्रेस ऑफ अ मैन्स अटायर फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में जब पार्टिसिपेट करती थी तो वो क्या करती थी? अंगरखा ट्यूनिक जो सुल्तान की ड्रेस होती है वो और हेड ड्रेस पहनती थी. और शी इवन अबाउंडेंट टू वेल. वो अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने की कोशिश करती थी. शी अपॉइंटेड अ नॉन टर्किश द अबिसिनियन स्लेव्स. उसने नॉन टर्किश स्लेव्स को अपॉइंट किया. मलिक याकूत एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्टेबल्स. दिस enraged the Turkish nobles. There was rebellion in Delhi and elsewhere in the kingdom. The Chalisa conspired and killed her in 1240. So, मालिक याकूत जो कि नॉन टर्किश थे उसने एज ए सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया, जिसके कारण जो टर्किश नोबल्स थे वो इसके अगेंस्ट हो गए और इसके अगेंस्ट प्लानिंग करने लगे और 1240 में उन्होंने इनको रजिया सुल्तान को मार दिया. ओके, नेक्स्ट सुल्तान, फोर्थ सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने 1246 से लेकर 1266 तक रूल किया. नसीरुद्दीन महमूद वॉज द जस्ट फिगर हैड किंग. ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, इन्होंने ऐसा अपने टाइम पर कोई काम नहीं किया. ये ओनली फिगर हैड किंग थे. द रियल पावर वॉज विल्डेड बाय हिज चीफ मिनिस्टर गयासुद्दीन बलबन. और इनकी जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में थी? गयासुद्दीन बलबन, जो इनके चीफ मिनिस्टर थे. ऑन द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद बलबन बिकेम द किंग. और नसीरुद्दीन महमूद के मरने के बाद जो उनका सक्सेसर हुआ वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन. ओके, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक उन्होंने रूल किया. बलबन्स असेंडेंसी टू द थ्रोन मार्क द बिगनिंग ऑफ अ एरा विच वॉज करेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. इन्होंने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्टार्ट किया. ही अडॉप्टेड द इरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द किंग वॉज डिवाइन and was the shadow of God on the earth. सो बलबन ने इरानियन थ्योरी स्टार्ट की यहाँ पर, जिसमें किंग को क्या माना जाता है? शेडो ऑफ गॉड. एंड हैंस मस्ट बी ओबेड, और उसको फॉलो किया जाए. ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पेबोज. उन्होंने पर्शियन कस्टम इंडिया में स्टार्ट किया, सिजदा एंड पेबोज. ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड क्रश्ड एनी रिबेलियन विद अ हैवी हैंड. ही kept the nobility under strict control and created a strong spy system to keep them in check. उसने strong systems create किए. बलबन brought about रिफॉर्म्स इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. उसने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, जो भी पहले की स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ थी उनमें चेंज किया. ही इन्फोर्स्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड रिकॉग्नाइज्ड द आर्मी. उसने अपनी किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर स्टार्ट किए, आर्मी बनाई. ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड मेड अरेंजमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रैफिक. उसने रोड्स बनाए और इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकें.
द जुडिशरी वॉज स्ट्रेंथन्ड, उसने जुडिशरी को प्रमोट किया. ही रिफॉर्म द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस, जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस था उसमें चेंजेस किए. Provincial governors were frequently transferred. However, he could not successfully suppress the rebellion in Bengal under तुगरिल. जो तुगरिल के अंडर में जो रिबिलियन हुआ था बंगाल में, उसको सप्रेस करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. Balban died in 1287. The public order of the country was threatened with anarchy after Balban's death. The slave dynasty of Balban came to an end within 3 years of his death. In 1290, Jalaluddin Khalji, the governor of Samana, occupied Delhi by military coup and declared himself as the Sultan. सो बलबन की डेथ के बाद, कब हुई थी बलबन की डेथ? 1287. कंट्री में क्या होने लगा? अनार्की, अराजकता होने लगी, किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर नहीं था. द स्लेव डायनेस्टी जो थी वो बलबन की डेथ के 3 इयर्स बाद ही ख़त्म हो गई. और जलालुद्दीन खलजी जो समाना के गवर्नर थे, उन्होंने 1290 में मिलिट्री कूप कर दिया, आक्रमण कर दिया और अपने आप को नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई. इट इज़ क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. We will talk about other dynasty in next video.